अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सॉल्व कर रही हूँ MGT 401 का क्विज़ नंबर 3। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला सवाल है, डिविडेंड रिसीव ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड इज रिकॉग्नाइज्ड एज डैश फॉर द ईयर दैट अपीयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब ये सवाल में पूछ रहा है कि जब कंपनी को डिविडेंड मिलता है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कैसे शो किया जाता है। तो डिविडेंड को इनकम के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि ये कंपनी की जो ना वो अर्निंग होती है, तो इसीलिए इसका सही जवाब जो है वो है इनकम। अब मेरे पास दूसरा सवाल है, डैश इज़ द रिमूवल ऑफ प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी फ्रॉम एन एंटिटीज बैलेंस शीट। तो अब यहाँ सवाल में पूछ रहा है ये कि अगर फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट से बाहर निकाल देंगे तो हम उसे क्या कहेंगे। तो डी रिकॉग्निशन का मतलब है एसेट या लायबिलिटी को बैलेंस शीट से रिमूव करना। तो इसका सही आंसर जो है वो डी रिकॉग्निशन है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्योंकि मैं इसकी जो फ़ोटो लेना भूल गई थी ना, तो मैंने अब ये अपने पास लिख के रखा था, तो अभी हम इसी से पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि डैश इज़ नथिंग मोर देन अप्लाइंग द रिलेवेंट लॉस रेट्स टू द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आपके पास सवाल में पूछ रहा है कि जब ट्रेड रिसीवेबल पर लॉस रेट अप्लाई किए जाते हैं तो उसे किस टर्म से रेफर किया जाता है। तो प्रोविज़न मैट्रिक्स ही वो टूल है जिसमें लॉस रेट्स को रिसीवेबल पर अप्लाई किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा प्रोविज़न मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रा अकाउंट। तो आपसे सवाल में यही पूछ रहे हैं कि कॉन्ट्रा अकाउंट का एग्जाम्पल कौन सा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बैड डेट, सेल्स अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और कैश अकाउंट। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रा अकाउंट है जो एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये आगे क्यों नहीं बढ़ा। थ्री 4 और ये 5 सही है। नॉन फाइनेंशियल एसेट अंडर नॉन करेंट एसेट आर कैटेगराइज इनटू। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा है कि नॉन फाइनेंशियल एसेट को किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है जो नॉन करेंट एसेट के अंदर आता है। तो अब यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है ना, तो ये चारों ही ऐसे हैं जिनको नॉन करेंट एसेट में कैटेगराइज करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड लॉन्ग टर्म एसेट, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ना वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज एज डैश इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना, ये तो हैंड आउट वाला सवाल है। इस सवाल में पूछ रहा है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में किस कैटेगरी में दिखाया जाता है। तो हम जो क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा एक्सपेंस। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स एसेट वैल्यूएशन मॉडल्स, ठीक है, द फेयर वैल्यू इज कंसीडर्ड। अब इस सवाल में पूछ रहा है कि एसेट वैल्यूएशन मॉडल में फेयर वैल्यू को कंसीडर किया जाता है या नहीं किया जाता है, मतलब ये पूछ रहे हैं। तो मतलब किस उसमें किया जाता है। तो रेवल्यूशन मॉडल में एसेट को फेयर वैल्यू पे रीवैल्यू किया जाता है। इस सवाल को फिर से समझते हैं कि इस सवाल में पूछ रहा है कि एसेट वैल्यूएशन मॉडल में फेयर वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। मतलब इन ये जो ऑप्शन आपको दिए हुए ना, ये प्रेजेंट वैल्यू मॉडल, रिवोल्यूशन मॉडल, करंट कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल, तो वो पूछ रहे हैं कि इनमें से जो ना वो किस में किया जाता है। तो वो रेवोल्यूशन मॉडल में किया जाता है। रीवैल्यूएशन मॉडल सही।
अब क्वेश्चन नंबर 8 है फाइनेंशियल एसेट आर इनिशियली मेजर एट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा भी था कि फाइनेंशियल एसेट को जो है वो हम लोग जो है इनिशियल पर उस पे फेयर वैल्यू पे एंट्री करते हैं ना। तो ये सवाल में यही पूछा है कि फाइनेंशियल एसेट को इनिशियल मेजरमेंट पर किस वैल्यू पे जो है वो एक्सेस किया जाता है। तो फेयर वैल्यू, जिसकी सही जवाब है फाइनेंशियल एसेट को हम फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटेंगिबल फिक्स्ड एसेट इज डिस्कस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आईएएस। तो अभी आपसे सवाल में पूछ रहा है कि इंटेंगिबल फिक्स्ड एसेट के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए कौन सा आईएएस एप्लीकेबल होता है। तो ये 38 वाला होता है, तो 38 जो है वो सही आंसर है, इसको याद रखिएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछ रहा है प्रॉपर्टी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आपसे से सवाल पूछ रहा है कि जो प्रॉपर्टी बिजनेस अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ करता है उसे किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो उसे हम रखते हैं ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी वो होती है जो बिजनेस अपने डेली यूज़ के लिए रखता है, सही। तो ये थी आज की क्विज वीडियो। अब क्योंकि मेरे पास जो है वो इतने अकाउंट हैंडल नहीं है, ये मेरा खुद का ही जो मैं एलएमएस पढ़ती हूँ उसका ही है, तो मेरे पास और था। लेकिन अगर आप सबके पास अगर कोई क्विज़ हो तो वो आप मुझे भेजिएगा, तो मैं और भी वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड कर दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।